वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच, ठीक है। सैनी बैच में हम 4 विषय पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का जो विषय रहने वाला है मिडवाइफरी विषय से हम पढ़ेंगे। ये विषय आपका मिडवाइफरी रहने वाला है। ध्यान में रखना है, जो हम आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग विषय पढ़ाए हुए हैं, इसमें केवल हम 2 ही चैप्टर पढ़ाए हैं। बाकी 2 चैप्टर और बचे हैं, वो हम इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एंड में हम करवा देंगे, ठीक है। ये मिडवाइफरी ज़रूरी है, इसलिए हम मिडवाइफरी लेके आ गए हैं। तो आप लोग देखिए, जो लोग नज़दीक के हैं, जिनके यहाँ 50 पैसे प्रति पेज में पीडीएफ निकलता है, वही लोग पीडीएफ निकलवा के अच्छे से पढ़ें। बाकी भैया जिनके यहाँ महंगा है तो पैसा बर्बाद मत करिए, मोबाइल से पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, जब सेशन हम शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले हम आपको नए लोग जो लोग हैं उनको बता दें कि कैसे आपको देखना है कि भैया आपके सैनी बैच की पीडीएफ और वीडियो कहाँ पे हैं। ये अपना चैनल है जिस पे हम सारा वीडियो पीडीएफ भेजते हैं सैनी बैच का। अच्छा, हर एक पीडीएफ डेट मेंशन है, जैसे यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है ना, ये 17 अक्टूबर, तो इसके नीचे मतलब 17 अक्टूबर को जो पीडीएफ भेजा गया है वो है। फिर ये देखिए 16 अक्टूबर, ये 15 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, मतलब डेट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर। आपको सैनी बैच का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप अगस्त में महीने में जाइएगा, ठीक है, 29 अगस्त में। अभी देखिए सितंबर आ गया, ठीक है, सितंबर आ गया, तो आप स्क्रॉल करके जाना है, ठीक है। सितंबर 25 चल रहा है, 22 सितंबर, ऐसे स्क्रॉल करके जाना है। तो आपको पढ़ना कहाँ से, ये देखिए अगस्त, ये 10 अगस्त है, और ये 16 अगस्त है, ये 29 अगस्त, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये देखिए 29 अगस्त, यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है ना, 29 अगस्त। यही 29 अगस्त के नीचे जितने सारे पीडीएफ हैं सैनी बैच का है, यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए हर एक चैप्टर का मैंने पीडीएफ भेजा है। ये देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग विषय स्टार्ट किए थे, इसका पहला यूनिट हमने भेज दिया। फिर 31 अगस्त को हमने भेज दिया दूसरा यूनिट। फिर उसके बाद सितंबर में हमने भेजा। फिर उसके बाद हम भेजा कब, 12 सितंबर को, फिर 13 सितंबर को, फिर उसके बाद ये 14 सितंबर, मतलब नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे, सारे आपके सैनी बैच के ही मिलेंगे, ठीक है। जब पूरा एक विषय कंप्लीट हो जाता है तो हम कंबाइंड पीडीएफ भेजें। जैसे आप लोगों का कमेंट आता है कि सर कहाँ पे है, तो ये देखिए कंबाइंड पीडीएफ है, पूरे आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का पूरा विषय का ये पीडीएफ कंबाइंड करके भेज दिए हैं। मतलब एक ही साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद वीडियो आपको कुछ चैप्टर के नहीं मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ हर एक चैप्टर का है। तो कभी कभी व्यस्त रहते हैं तो हम खाली आपको भेज देते हैं। ये देखिए, ये कंबाइंड बैच, देखिए ये लिखा है ना, सैनी बैच कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय थ्योरी एमसीक्यू नोट्स पीडीएफ, ये कंबाइंड पीडीएफ है, पूरा 7 MB का एक विषय का हो गया। फिर उसके बाद अब हेल्थ प्रमोशन स्टार्ट किए हैं, तो हेल्थ प्रमोशन का जैसे ही कंप्लीट हुआ है तो कंबाइंड हम लिखे भी हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए आपका हेल्थ प्रमोशन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए हेल्थ प्रमोशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसका कंबाइंड पीडीएफ हमने भेज दिया। देखिए स्क्रॉल करके जाएंगे, अभी पर्यावरण चल रहा है ना, जैसे ही कंप्लीट हुआ है, ये देखिए टीकाकरण है, इन्फेक्शन डिस इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो हमने कंबाइंड भेज दिया है। अभी और है, ठीक है, अभी और है, और है, और है, और है, ये दवाइयाँ देना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे देखिए पीएससी विषय कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पीएससी विषय कंप्लीट। ये देखिए पीएससी विषय कंप्लीट, मतलब कंप्लीट ये पूरे चैप्टर का है। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। और वीडियो वीडियो जिस, देखिए डेमो भी वीडियो भी भेजे हैं उसी का, कि कैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। लखनऊ के लोग हैं तो भैया ये एड्रेस भेजे हैं, यहाँ पे आप जाके लखनऊ के लोग प्रिंट करवा लेना, सस्ता में निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है 50 पर साइड। प्रयागराज के जो आसपास के लोग हैं तो प्रयागराज आके कटरा में निकलवा लेना पीडीएफ, ठीक है, उससे अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो सैनी बैच हो गया, ठीक है, जो 29 अगस्त 2025 से हैं। इसके पहले भी बहुत सारी क्लासें हमने करवाया है, एमसीक्यू स्पेशल क्लास करवाया है हमने, उसका भी पीडीएफ इसी में है।
आप पीछे जाके देख लेना, समय मिलेगा तो पढ़ लेना। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू हमने पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर पेपर का एमसीक्यू करवाया, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर का एमसीक्यू पढ़ा हुआ है, उसका भी आप पढ़ सकते हो। तो मतलब सब कुछ है इसी में। और टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। बाकी अब मिडवाइफरी विषय स्टार्ट हो गया है, तो इसका यूनिट फर्स्ट हम देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। पूरी थियरी हम प्रश्नोत्तरी के रूप में बना लिए हैं ताकि आपको समझना ज़रूरी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि टॉपिक क्या है और टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए हम प्रश्नोत्तरी बनाते हैं ताकि आसान रहे आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्त्री जनन तंत्र क्या है, मतलब हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके कितने भागों में बांटा गया है, उसके भाग कितने, ये भी देखने वाले हैं। तो स्त्री जनन तंत्र वह प्रणाली है जो महिलाओं में प्रजनन, बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से सर? बाह्य स्त्री जननांग और आपका आंतरिक स्त्री जननांग, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आपका इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर के हिस्से, जिन्हें वल्वा कहते हैं, बाहर से दिखता है, ठीक है। इंटरनल का मतलब जो अंदर के हिस्से होते हैं, जैसे कि आपका यूट्रस हुआ, वजाइना हुआ, ये चीज़ें नहीं दिखता है, तो ये इंटरनल हो गया। समझ में आया? इंटरनल एक्सटर्नल, हाँ जी समझ में आ गया। अब देखिए बाह्य स्त्री जननांग क्या है, इनके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो बाह्य स्त्री जननांग भाग, ठीक है। बाह्य स्त्री जननांग महिलाओं के बाहर दिखने वाले जनन भाग होते हैं, जिन्हें हम वल्वा कहते हैं। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, वल्मा वल्मा किस प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आपको बताना है कि वल्वा क्या है सर? एक्सटर्नल बाह्य स्त्री जननांग भाग है महिलाओं का, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है। अच्छा, ये सुरक्षा, संवेदना और प्रजनन में मदद करते हैं। पूछ लेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा वल्वा का कार्य नहीं है या फिर वल्वा का कार्य है। तो आपको ध्यान रखना है, वल्वा सुरक्षा, संवेदना और प्रजनन में मदद करता है। मुख्य भाग इसके मोन्स प्यूबिस हो गया, लीबिया मिजोरा हो गया, लीबिया मिनोरा हो गया, क्लाइटोरिस हो गया और वेस्टिब्यूल हो गया, हाइमेन हो गया और एक्सटर्नल यूरिनरी मीटस हो गया, बाहरी मूत्र छिद्र हो गया, ठीक है। ये चीज़ मुख्य भाग हो गए। अच्छा, अब एक एक करके हम हर एक के बारे में देखेंगे। जैसे कि मोन्स प्यूबिस क्या है, इसका कार्य क्या है। मोन्स प्यूबिस क्या है और इसका कार्य क्या है। तो मोन्स प्यूबिस क्या है सर? सिम्फेसिस प्यूबिस हड्डी के ऊपर उठा हुआ, अभी फिगर दिखाएंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। मोन्स प्यूबिस क्या है? सिम्फेसिस प्यूबिस हड्डी के ऊपर उठा हुआ मांसल भाग है, मांसल, ठीक है। मतलब ज़्यादा मांस यहाँ पे रहता है अन्य भागों के तुलना में, जहाँ त्वचा के नीचे वसा, और वहाँ यहाँ पे वसा की भी मात्रा ज़्यादा होती है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछा है। निम्नलिखित में से बताइए स्त्री के जननांग के किस अंग में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मोन्स प्यूबिस, ठीक है। अब देखिए पीवोटी मतलब किशोरावस्था के समय यहाँ घने बाल उगने लगते हैं। इसका मुख्य कार्य जननांगों को कुशन जैसी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। मोन्स प्यूबिस क्या है? दो प्रश्न बनता है यही कि फैट की मात्रा अधिक कहाँ होती है, ठीक है, ये पूछेगा। इसके बाद पूछेगा इसका लोकेशन, तो आपको बताना है कि सेपेपिस प्यूबिस हड्डी के ऊपर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, दो ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है मोन्स प्यूबिस के बारे में, ठीक है। अब देखिए लीबिया मेजोरा क्या है। लीबिया मेजोरा और उनका कार्य क्या है। तो लीबिया मेजोरा दो बड़ी त्वचा की परतें होती हैं जो भगोष्ठ के बाहरी भाग में स्थित होती हैं। पिवोटी से इन पर घने बाल उगते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर आंतरिक जननांगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी पढ़ेंगे। अब देखिए लीबिया मिनोरा क्या है और उनके कार्य क्या हैं। तो लीबिया मिनोरा दो छोटी त्वचा की परतें होती हैं जो लीबिया मेजोरा के अंदर होती हैं। ये संयोजिक ऊतक और सिफेजियस ग्रंथियों से बनी होती हैं। इन पर बाल नहीं होते हैं। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा। निम्नलिखित से बताइए स्त्री के जननांग अंग के कौन से भाग में बाल नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लीबिया मिनोरा है यहाँ पे बाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या है। इनका कार्य ध्यान में रखना है कि लीबिया मिनोरा का कार्य क्या है। जननांगों और मूत्र प्रणाली को सुरक्षा और चिकनाई प्रदान करना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइटोरिस कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा है, इसका कार्य क्या है। तो क्लाइटोरिस
लिविया मिनोरा के ऊपरी हिस्से पर स्थित छोटी शिश्न जैसी संरचना जो स्तंभन ऊतकों से बनी होती है। ठीक है, ये बहुत संवेदनशील होती है। ध्यान रखना है, सबसे अधिक संवेदनशील यही होता है क्लाइटोरिस, जो संभोग के समय कम उत्तेजना उत्पन्न करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछता है डायरेक्ट, यहाँ से ये प्रश्न बनता है। देखिए वेस्टिब्यूल क्या है, इसका कार्य क्या है। तो वेस्टिब्यूल लिविया मिनोरा के बीच का छिद्र है, जहाँ दो छिद्र होते हैं, वजाइनल और जिसको ऑर्फिस बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल यूरिनरी मीटर जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या है, शिश्न के प्रवेश द्वार प्रदान करना प्रजनन के लिए, और मूत्र निकालने का रास्ता देना। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बर्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए स्त्री जननांग के किस अंग पे बर्थोलिन ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये वेस्टिब्यूल आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करता है भैया, बर्थोलिन ये चिकना होता है। ठीक है, जो क्षारीय द्रव स्रावित करता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता बनाए रखता है। तो ये बर्थोलिन, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हाइमेन क्या है, हाइमेन एक पतली झिल्ली होती है जो बाह्य और आंतरिक जननांगों को अलग करती है, योनि को ढकती है, और इसके केंद्र में छोटा छिद्र होता है, कभी कभी पूरी तरह बंद। अखंड हाइमेन को कौमार्य या फिर वर्जिनिटी आप बोल सकते हो, वर्जिनिटी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। इसका कार्य आंतरिक जननांगों को इन्फेक्शन को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए बहुत सी गलत धारणा है समाज में। वर्जिनिटी बोलते हाइमेन, हाइमेन से वर्जिनिटी को चेक करना कि वर्जिन है कि नहीं है। अब तो देखिए हाइमेन में ब्रेक हो सकता है, कार के दौरान भी, साइकिलिंग के दौरान भी ब्रेक हो सकता है, तो ये कहना गलत रहता है। चलिए, यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए बाह्य स्त्री जननांग के सॉरी, ये आंतरिक इंटरनल ऑर्गन है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ये वजाइना दिखाई दे रहा है, ये सर्विक्स है। ठीक है, ये सर्विक्स हो गया जो दिखाई दे रहा है, और ये आपका पूरा यूट्रस हो गया, ये पूरा यूट्रस हो गया। ठीक है, यूट्रस, यूट्रस मतलब यू जैसा ही रहता है, ये यूट्रस हो गया। ये फंडस, ये बीच में फंडस है, यहीं पे मोन्स प्यूबिस पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका यूट्राइन ट्यूब हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है, और ये आपकी ओवरी हो गया। ठीक है, ये फिम्ब्रिया है, जब यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, फिम्ब्रिया उंगली नुमा संरचना होती है जो ओवम को खींचेगा, फिर यहीं पे आके एम्पुला में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, यही ओवम फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनता है, यहीं पे आके इम्प्लांट हो जाता है। और ये देखिए मायोमेट्रियम है, जो बाहरी दीवार होती है, ये आंतरिक एंडोमेट्रियम हो गया, ये सर्विक्स हो गया। ठीक है, ये वजाइना हो गया, ये हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अब हम देखेंगे आंतरिक स्त्री जननांग, इनके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। अभी ऊपर हमने चर्चा किया इंटरनल फिगर के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए वजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, फ्लैपियन ट्यूब हो गया, ओवरी, ये हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, फीमेल। देखिए अब देखेंगे हम वजाइना। वजाइना क्या है, इसका कार्य क्या है। तो वजाइना एक आंतरिक नली जैसी संरचना है जो हाइमेन से गर्भाशय के सर्विक्स तक फैली होती है। इसके आगे की दीवार, ये आपको ध्यान में रखना है, आगे की दीवार 7.5 सेंटीमीटर और पीछे की 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब देखिए वजाइना का वातावरण अम्लीय होता है, डाइट भौतिक परीक्षा में पूछता है, जिसमें क्या रहते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, जो क्या करता है सर, डोडर लाइन बेसिली द्वारा ग्लाइकोजन से बनता है। कार्य क्या है, इन्फेक्शन पैदा करने वाले जीवाणुओं को रोकता है, संभोग के लिए स्थान प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए जन्म के समय बच्चे का निकलने का मार्ग भी वजाइना है, और वीर को कुछ समय तक रोक कर रखने वाला भाग भी है ये वजाइना। ठीक है, अब देखेंगे हम यूट्रस क्या है और इसकी आकृति और स्थान, लोकेशन कहाँ पे है। तो यूट्रस क्या करता है, प्रेगनेंसी का मुख्य अंग है जो मांसपेशियों और ऊतकों से बना होता है। ये पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। ध्यान में रखना, यूट्रस कहाँ पे स्थित होता है, पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। मूत्राशय के पीछे और रेक्टम के सामने आकृति इसकी नाशपत्ती जैसी रहता है। आकार की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। वजन 40 से 60 ग्राम। गर्भ के बिना, अगर गर्भ रहेगा तो बढ़ जाएगा। ये इसमें एक खोखली गुहा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय गुहा कहते हैं। समझ में आया। देखिए गर्भाशय के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। गर्भाशय के 4 मुख्य भाग होते हैं, सर्विक्स, योनि से जुड़ा निचला भाग,
2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। केंद्र में एक संकीर्ण मार्ग रहता है जो बाहरी छिद्र को बाहरी मुख और अंदर को आंतरिक मुख कहते हैं। एस्थमस सर्विक्स और बॉडी के बीच संकीर्ण जोड़ है। बॉडी मुख्य भाग है जहाँ गर्भाशय हुआ होता है, ऊपर फैलोपियन ट्यूब से और नीचे सर्विक्स से जुड़ी होती है। फंडस ऊपरी गुंबद जैसा भाग फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फैलोपियन ट्यूब से ऊपर गर्भावस्था में आसानी से महसूस किया जा सकता है फंडस, ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फंडस को आसानी से महसूस किया जा सकता है। अब देखिए गर्भाशय की दीवार की परतें कौन कौन सी है, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है। निम्नलिखित में से बताइए कि यूट्रस का कौन सा आंतरिक परत है या फिर बाहरी परत का कार्य क्या है, आंतरिक परत का कार्य क्या है, ये डायरेक्ट पूछता है। तो गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। एंडोमेट्रियम जो अंदरूनी परत होती है, ये कोशिकाओं और श्लेष्म ग्रंथियों से बनी रहती हैं। रक्तवाहिका इसमें ज़्यादा रहती हैं। मासिक धर्म में ये झड़ती हैं, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या करता है, ये मध्य परत है जो गोल और लंबिक अनैच्छिक मांसपेशियों से बनी सबसे मोटी परत होती है। पेरीमेट्रियम ये बाहरी परत पेरिटोनियम से बनी, यह गर्भाशय को लचीला रखती है और गर्भाशय के सामने यूट्रोवेस्कल्स पाउच और पीछे रेक्टोवेजाइनल पाउच बनाती हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने दीवार देख लिया। अब गर्भाशय के लिगामेंट और गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए गर्भाशय को सहारा देने वाले लिगामेंट ब्रॉन्ड लिगामेंट हो गया, यूट्रोसैकल लिगामेंट हो गया और राउंड लिगामेंट हो गया, 3 होते हैं। मुख्य कार्य क्या है, गर्भधारण भ्रूण का विकास, मासिक धर्म में एंडोमेट्रियम का झरना और बच्चे को जन्म देने में मदद करना, लिगामेंट का ये काम हो गया। अब हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब क्या है और उनका कार्य क्या है। फैलोपियन ट्यूब 2 नलियाँ होती है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है फैलोपियन ट्यूब की समांतर लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, तो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। गर्भाशय के ऊपरी भाग से ओवरी तक जाती है। अंदर से खोखली सींग जैसी आकृति, बाहरी सिरा फिब्रिया से ढका होता है। कार्य क्या है, ओवरी से निकले अंडे को पकड़ना, फिब्रिया का कार्य बता रहे हैं। फिब्रिया का काम क्या है, ओवरी से अंडे जो निकलते हैं ओवम निकलते हैं उनको पकड़ना और गर्भाशय तक ले जाना, फर्टिलाइजेशन का स्थान प्रदान करना और शुक्राणु यहाँ मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। ओवरी क्या है, इनकी संरचना और कार्य क्या है। अब देखिए ओवरी 2 ग्रंथियां होती हैं जो गर्भाशय के बगल में फैलोपियन ट्यूब के नीचे स्थित होती हैं। लोकेशन हमने बता दिया। ओवरी का आकार बादाम जैसा 2.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। जन्म के समय प्रति ओवरी में लगभग 3 लाख से लेकर 5 लाख प्राइमर्डियल फॉलिकल्स होते हैं जो पिवोटी से हर महीने एक फॉलिकल परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है जिसमें एक अंडा परिपक्व होता है। अच्छा, कार्य क्या है ओवरी का, तो अंडों का निर्माण करना, मासिक धर्म शुरू करना और बनाए रखना, गर्भ के पहले 3 महीनों में स्थिरता प्रदान करना हार्मोन द्वारा, ठीक है। ये हमने देख लिया ओवरी के बारे में। अब हम देखेंगे स्त्री जनन तंत्र का फ्लो चार्ट कैसा है, ठीक है। फ्लो चार्ट, स्त्री जनन तंत्र का सरल फ्लो चार्ट इस प्रकार है कि अंडे का सफर पहले देखेंगे। ओवरी से अंडा निकला, ओव्यूलेशन होकर निकलता है ओवरी से अंडे, ठीक है। फिर कहाँ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी से जाकर फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के बाद गर्भाशय जो इम्प्लांट होता है, निषेचित फर्टिलाइज होकर गर्भाशय पर इम्प्लांट होता है। उसके बाद वजाइना, फिर निषेचित न होने पर बाहर निकल जाता है, अगर निषेचित हो रहा है फिर बेबी बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर की दुनिया में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, हमने फ्लो चार्ट समझ लिया पूरा। अब देखिए स्त्री के सहायक जननांग क्या है, स्तनों की संरचना और कार्य क्या है। हालांकि आप यहाँ पे फिगर देख लेना, बाकी हम थियरी देख रहे हैं। देखिए स्त्री के सहायक जननांग स्तन होते हैं क्योंकि इनका विकास गर्भावस्था से प्रभावित होता है, इसलिए ये सहायक जननांग अंग होते हैं, ठीक है। गर्भावस्था से प्रभावित होता है इसलिए। स्तन वक्ष पर जोड़ी में होते हैं, दूसरी से 7वीं पसली तक फैले। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया था प्रश्न, ड्रेसर बिहार ड्रेसर का पेपर था, ठीक है। वो डिप्लोमा वहाँ पे नहीं मांगा गया था, सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया था ड्रेसर का। तो एनाटॉमी सेक्शन था, एनाटॉमिकल प्रश्न बनाए गए थे। पूछा ये था कि स्त्रियों में स्तन किस पसली तक फैली रहती है, तो दूसरी से लेकर 7वीं पसली तक फैली रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। गर्भावस्था में आकार बढ़ता है, संरचना बीच में निप्पल, चारों ओर एरियोला, ये आपको ध्यान रखना है। निप्पल के चारों ओर एरियोला जो मॉन्ट गोमरी ग्रंथियाँ रहती हैं जो चिकनाई के लिए होती हैं। अंदर लूप्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं,
फैटी टिश्यू होते हैं, मांसपेशियाँ और लिम्फ नोड। कार्य क्या है? नवजात शिशुओं के लिए दूध उत्पादन और पूर्ण पोषण जो निप्पल के छिद्रों से निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मासिक धर्म क्या है? मासिक धर्म क्या है? इसकी अवधि और समय क्या होता है? मासिक धर्म गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रिया, श्लेष्मा, रक्त और अन्य पदार्थों का मिश्रण के रूप में होने वाला स्राव है, ठीक है, जिसको पीरियड्स बोलते हैं। यह प्रजनन काल में हर 26 से 32 दिनों के अंतराल पर 3 से 7 दिनों तक होता है। लड़कियों में पहली बार होने को क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है मेनार्के का मतलब क्या है, रजोदर्शन का मतलब क्या है, मेनोपॉज का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो होता है उसको मेनार्के बोलते हैं, ठीक है। और आमतौर पर 11 से 15 वर्ष की आयु में होता है ये। उसके बाद क्या होता है सर? मेनोपॉज तक चलता है। मेनोपॉज 45 से लेकर 55 वर्ष की आयु में होता है। मासिक चक्र का एक पूरा चक्कर मासिक धर्म के पहले दिन अगले दिन तक गिना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मासिक चक्र कितने प्रकार का और क्या होते हैं? तो मासिक चक्र दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक ओवेरियन साइकिल, ओवरी में अंडे परिपक्व होने और स्राव की प्रक्रिया। इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक फॉलिकल फेज बोलते हैं, एक फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और ये कितने दिन का रहता है? 1 से लेकर 14 दिन का। फॉलिकल फेज डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है। और दूसरा क्या हो गया? लूटियल फेज। लूटियल फेज पूछता है कितने दिन का होता है? तो 15 से 28 दिन के। ये आपको ध्यान में रखना है। हम मासिक चक्र देख रहे हैं। मासिक चक्र दो मुख्य प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला ओवेरियन साइकिल, अंडाशय चक्र जिसको बोलते हैं। दूसरा यूट्राइन साइकिल, जिसको हम यूट्राइन साइकिल या फिर जिसको हम गर्भाशय चक्र बोलते हैं। अच्छा, ओवेरियन साइकिल में सर दो चरण होते हैं, ठीक है। पहला क्या? फॉलिकुलर फेज, जिसमें 1 से लेकर 14 दिन का होता है। दूसरा लूटियल फेज, जो 15 से लेकर 28 दिन का होता है। यूट्राइन साइकिल में, गर्भाशय चक्र में, गर्भाशय की परत में होने वाले परिवर्तन, इसमें 4 चरण होते हैं। मासिक चरण, प्रोलिफेरेटिव चरण, उसके बाद स्रावी चरण, उसके बाद प्री मासिक चरण। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये 1 से 5 दिन का होता है, ये अच्छे से पता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव चरण, ये 6 से 14 दिन होता है। अच्छा, मासिक चरण में ब्लीडिंग होती है, अच्छे से पता है। ब्लीडिंग से लेकर 5 दिन तक होती है। उसके बाद जो प्रोलिफेरेटिव चरण हो रहा है, इसमें जो एंडोमेट्रियम की दीवार है। अच्छा, ब्लीडिंग क्यों होती है सर? जो एंडोमेट्रियम की दीवार है ये नष्ट होने लगती है, नष्ट होकर बाहर निकालने लगता है, पूरा स्राव कचरा, ठीक है, बाहर निकालने लगता है। जब ये कचरा निकल जाता है तब शुरू होता है प्रोलिफेरेटिव फेज। ये 6 से लेकर 14 दिन का होता है। इसमें क्या रहता है? एंडोमेट्रियम की दीवार पुनः विकसित हो जाती है। अच्छा, ये एंडोमेट्रियम की दीवार विकसित क्यों हो रही है? बार बार क्यों विकसित हो रहा है, क्यों नष्ट हो रहा है? तो हार्मोन के कारण। अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको क्यों, कैसे, क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 6 से 14 दिन का ये होता है। उसके बाद सेक्रेटरी फेज स्टार्ट होता है 15 से लेकर 26 दिन, 15 से लेकर 26 दिन। उसके बाद प्री मासिक चरण, प्री मेंस्ट्रुअल 27 से 28 दिन। ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस इसी में सेक्रेटरी फेज में रहता है, 15 से लेकर 26 दिनों में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्रावी चरण जिसको बोलते हैं। ये दोनों जो चक्र हो रहे हैं आपका एफएसएस और एलएचएस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर फिगर से हम समझेंगे। यहाँ पे आपको ये ओवरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरी में क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बना? कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि ये जो ओवम निकल रहा है, यहाँ से ओवम जो निकल रहा है ये फर्टिलाइज होके जाके, ठीक है, जाके यहाँ पे गर्भाशय की दीवार से चिपकेगा, एंडोमेट्रियम से चिपकेगा। तो एंडोमेट्रियम को भाई मजबूती चाहिए, ठीक है, इसको शक्ति चाहिए। तो यही कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया और बोला कि भाई एस्ट्रोजन हार्मोन हम बना रहे हैं, तुम जाके एंडोमेट्रियम की दीवार को अच्छे से तंदुरुस्त रखो, मोटा रखो। क्यों सर? क्योंकि ये जो ओवम निकल रहा है अब ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर लेगा। फर्टिलाइज करने के बाद ये मोरूला ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद यहाँ पे जाके इम्प्लांट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से बच्चा बनना शुरू होगा। तो इसीलिए कार्पस ल्यूटियम इसीलिए बना, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया। क्यों किया सर? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी हो पाए, तगड़ी हो पाई। मैंने शायद आपको यहाँ पे गलत बता दिया कुछ क्या। हाँ देखिए, कार्पस ल्यूटियम बना, ठीक है।
मैंने आपको ये बताइए, पहले आपको यहाँ से क्या ध्यान में रखना है। कार्पस ल्यूटियम मैंने शायद एस्ट्रोजन बता दिया। एस्ट्रोजन नहीं, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा सर? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए बना रहा है ताकि ये एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी हो पाए। ठीक है, मोटी क्यों हो? क्योंकि भैया यहाँ से ये ओवम फर्टिलाइज होके आएगा, मोरूला ब्लास्टोसिस्ट के परिवर्तन होने के बाद इम्प्लांट होगा तो उसको जगह चाहिए। ठीक है, इसलिए ये मोटा हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए ओवम निकला, ओवम आया, उसके बाद यहाँ पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया, 2 सेल में विभाजित हुआ, 4 सेल में, 4 के बाद 8, 16, 32 ऐसे विभाजित होते होते मोरूला बना, मोरूला बने हुआ ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। ये पूरी प्रक्रिया फिगर में आप देख लेना, इम्प्लांट हो गया है। यहाँ पे देखिए फाइनली गर्भाशय जो एंडोमेट्रियम दीवार है यहाँ से आके चिपक गया है। ठीक है, इम्प्लांट हो गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ट्रोफोप्लास्ट बना है ना, यहाँ पे देखिए 2 सेल में विभाजित हो रहा है, फिर यहाँ पे मोरूला बन रहा है, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, ट्रोफोप्लास्ट में परिवर्तित हुआ। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए डे 1 में 2 सेल में विभाजित हो रहा है, डे 2 में 4 सेल में, डे 3 में मोरूला बना, डे 5 में डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है ब्लास्टोसिस्ट कितने दिन में बनता है, तो डे 5 में आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आप समझ गए। अब थियरी में कंप्लीट तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए फॉलिकुलर प्री ओव्यूलेटरी फेज या फिर आप फॉलिकुलर फेज बोल सकते हैं इसको। क्या है ये या फिर इसमें क्या होता है? तो फॉलिकुलर फेज मासिक चक्र के पहले 14 दिनों का चरण है। इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि FSHS फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन स्रावित करती है, जो ओवरी में प्राइमर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर मतलब तीसरे फॉलिकल में बदलता है, या फिर आप समझ सकते हो टर्शियरी या फिर टाइटरी आप बोल सकते हो में बदल देता है। उसके बाद फॉलिकल ग्राफिमल फॉलिकल बनाता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करता है तो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मोटा और अवस्कुलर बनाता है। 14वें दिन तक रक्त में एस्ट्रोजन चरम पर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का स्राव होता है, ये फॉलिकल फटता है, इससे फिर अंडा मुक्त होता है, इससे ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फॉलिकल फेज में क्या क्या होता है, डायरेक्ट आप ये पढ़ लेना, अच्छे से प्रश्न बन सकता है। लूटियल फेज में क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 14 दिनों का चरण होता है, 14 दिन के बाद का चरण होता है। ओव्यूलेशन के बाद 14 दिनों का चरण होता है। इस फटे फॉलिकल की कोशिकाएं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से के प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पैदा करता है। जो हमने आपको बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पैदा करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के गर्भ के लिए तैयार करता है, जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद ग्लाइकोजन और एंजाइम बढ़ते हैं। यदि निषेचन ना हो, निषेचन ना हुआ, स्पर्म नहीं आया, स्पर्म का इंतजार किया, स्पर्म नहीं आया, मिलन नहीं हुआ, निषेचित नहीं हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम कॉर्पस अम्बिकल में बदल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, यदि ओवम स्पर्म का मिलन नहीं हुआ या फिर निषेचित नहीं हुआ ओवम, तो जो कार्पस ल्यूटियम ये किस में बदल जाता है, तो कार्पस अम्बिकल्स में बदल जाता है और हार्मोन कम होते हैं और अगला मासिक चरण शुरू करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। गर्भाशय चक्र के मासिक चरण की विशेषता क्या है, ये आप पढ़ लेना। 1 से 5 दिनों तक होता है। ये पूरा वही जो हम थियरी बताए हैं, ये पूरा इसी में लिखा गया है। ठीक है, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल के बारे में आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हो। देखिए अब हम देखेंगे प्रोलिफेरेटिव चरण में क्या होता है। तो ये 6 से 14 दिन का चरण होता है। मासिक के बाद एंडोमेट्रियम ठीक होता है, फिर FSH से ओवरी में फॉलिकल विकसित होते हैं, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, जो एंडोमेट्रियम को मोटा और ग्लैंड युक्त रक्तयुक्त बनाता है। 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ये हो गया। उसके बाद स्रावी चरण में क्या होता है, जिसको आप प्री मासिक चरण कहते हैं। स्रावी चरण 15 से लेकर 26 दिन ध्यान में रखना है। प्रोजेस्टेरॉन से एंडोमेट्रियम पूर्ण विकसित होता है, ग्लैंड से स्राव होता है, जो निषेचित अंडों को पोषण देता है। प्री मासिक चरण 27 से 28 दिन का होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कम करते हैं ये, ठीक है, कम होते हैं इसमें। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होती है, एंडोमेट्रियम सिकुड़ता है और मासिक शुरू होता है। अब देखिए पुरुष जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इसको। अंडकोश क्या है, इसमें क्या होता है, ये भी आप देख लेना। टेम्परेचर पूछता है कितना रहता है, तापमान यहाँ पे जो रहता है शरीर के तापमान से 2 से लेकर 30 सेंटीग्रेड कम रखता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए जरूरी है।
डायरेक्ट पूछता है टेस्टिस के बारे में, आप समझ लेना, ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है गर्भधारण की प्रक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पूरा जो हमने बताया। ग्राफियन फॉलिकल फटकर 0.1 mm आकार का अंडा निकलता है, फिर एम्ब्रिया और सीलिया इसे फ्लोपियन ट्यूब में ले जाते हैं। संभोग से लगभग 200 से लेकर 500 मिलियन स्पर्म का साइज पूछ लेगा तो 0.05 mm के होते हैं, जो यौन में जाते हैं। एस्ट्रोजन से यौन क्षारीय हो जाती है। शुक्राणु एंजाइम से अंडे की दीवार तोड़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपकी ये पूरी यूनिट इन होती है, ठीक है। अब ये थ्योरी 1-2 लाइन की और बची है, आप पढ़ लेना। उसके बाद हम यहाँ से एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है, एमसीक्यू लगाएंगे। देखिए 5 ऑप्शंस वाले, जैसे हमने आपको बताया था कि 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यू और बड़े एमसीक्यू। देखिए पहला प्रश्न है कि स्त्री जनन तंत्र के मुख्य रूप से 2 भागों में क्यों बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपर हमने आपको पढ़ाया। तो क्यों बांटा जाता है। बाह्य और आंतरिक जननांगों के कार्य अलग अलग होते हैं, ये भी हम आपको बताएं। ये प्रजनन प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका विभाजन शरीर की संरचना के आधार पर किया गया। घुमा दिए प्रश्न को, लेवल वाइज प्रश्न को घुमाया गया है। इनका विभाजन शरीर की संरचना के आधार पर किया गया है। तो आपको बताना है क्यों बांटा जा रहा है 2 भागों में। सुरक्षा और प्रजनन के लिए बांट रहे हैं, या फिर देखिए आपके पास ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, इनमें से उत्तर बताना है। डायरेक्ट ये नहीं हम पूछ रहे हैं कि स्त्री के जनन भाग को कितने भागों में बांटा जाता है, ये तो हम बता दिए कि 2 भागों में बांटा जाता है। लेकिन क्यों बांटा जाता है भाई। रक्त संचार के लिए, पाचन सहायता के लिए, या फिर हार्मोन उत्पादन के लिए, या फिर सुरक्षा और प्रजनन के लिए, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर बताइए। यहाँ पे गलत कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर है, सुरक्षा और प्रजनन के लिए, ठीक है। देखिए प्रश्न ऐसे यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि आपकी तैयारी की गुणवत्ता को जांचा जा सके कि आप कितना पढ़े हुए हैं। मोस प्यूबिस की मुख्य विशेषता क्या है। अच्छा ये भी हम बता दे रहे हैं, यह सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर वसा से ऊपर उठा हुआ भाग होता है। आपको बता भी दे रहे हैं कि भैया जो मोस प्यूबिस है ये सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर वसा से भरा उठा हुआ भाग होता है। पिवोटी से यहाँ घने बाल उगने लगते हैं। इसका कार्य जननांगों को कुशन जैसी सुरक्षा प्रदान करता है। मोस प्यूबिस आपको पता है, अच्छे से पता है कि यहाँ पे फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर रहता है ये, और पिवोटी के समय घने बाल लगे रहते हैं, हमने आपको अच्छे से बताया। और जननांगों को कुशन जैसे सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है। बालों का विकास, वसा संचय और सुरक्षा, हार्मोन स्राव, या फिर मूत्र निकासी। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न का लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, बस घुमा रहे हैं आपको जैसे एग्जामिनर घुमाता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वसा संचय और सुरक्षा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि लीबिया मेजोरा और मिनोरा में मुख्य अंतर क्या है। मेजोरा पर बाल उगते हैं, अच्छे से पता है, जबकि मिनोरा पे नहीं, ये हम आपको थियरी में बताए थे। दोनों सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन मेजोरा बाहरी होती है, मिनोरा सीबेसियस ग्रंथियों से बनी होती है। फिर भी आप बताओ लीबिया मेजोरा और मिनोरा में मुख्य अंतर क्या है। हम अंतर बता रहे हैं कि मेजोरा पर बाल उगते हैं जबकि मिनोरा पर नहीं, प्रश्न बता रहा है। तब भी आपको बताना है मुख्य अंतर क्या है। बालों की उपस्थिति, आकार का अंतर, रंग भेद, या फिर लंबाई भेद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे सर बालों की उपस्थिति। आप खुद उत्तर बता रहे हो, प्रश्न में खुद उत्तर छिपा है, तो ऐसे ही आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्लाइटोरिस का कार्य संभोग के समय क्या होता है। यह स्तंभन ऊतक से बनी संवेदनशील संरचना होता है। काम उत्तेजना उत्पन्न करने में मदद करती है। यह लीबिया मिनोरा के ऊपरी भाग पर स्थित है। कम उत्तेजना क्लाइटोरिस करता है, ठीक है, और क्या करता है, संवेदन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, सारे के सारे एमसीक्यू पढ़ डालना है अच्छे से। थियरी पढ़ने के बाद आप सारे के सारे एमसीक्यू आप बना लोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। 30-35 एमसीक्यू है, आप सारे पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।